हेलो बच्चों, आइए आज हम पढ़ते हैं 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक कृतिका का दूसरा पाठ मेरे संग की औरतें। बच्चों, ये बहुत बड़ा पाठ है, इसलिए इसका संक्षिप्त सार रूप में मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बताना चाहूँगी कि मेरे संग की औरतें। यहाँ लेखिका ने अपनी दादी नानी परिवार में उनके साथ रहने वाली औरतों की कहानी बताई है। तो सबसे पहले लेखिका ने बताया है कि मेरी एक नानी थी। सबकी जाहिर है सबकी एक नानी होती है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, क्योंकि वह मेरी माँ की शादी से पहले ही छोड़कर चली गई थी। शायद कहानी न सुन पाने के कारण हम 3 बहनों को खुद कहानी कहनी पड़ी, यानी कि वो 3 बहनें लेखिका बनी, कथाकार बनी। नानी से कहानी नहीं सुनी, पर नानी की कहानी खूब सुनी। और नानी की कहानी जो सुनी उसका मर्म बहुत बाद में समझ में आया। पहले इतना ही सुना था कि मेरी नानी पारंपरिक यानी रूढ़िवादी, अनपढ़, पर्दे में रहने वाली महिला थी, जिसके पति विलायती बाबू थे, क्योंकि नाना जी शादी के बाद उन्हें छोड़कर विलायत चले गए थे और वहाँ उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। उसके बाद वे वहाँ से विलायती रहन सहन ढंग सीख के आए और उसी के अनुसार अपनी ज़िंदगी जीते रहे। लेकिन नानी ने ना कभी उन पर अपनी कोई इच्छा जाहिर की और ना कभी किसी के अनुसार जीने की कोशिश की। नानी वहीं की वहीं बनी रही। पर जब कम उम्र में ही नानी को ऐसी बीमारी लग गई और उन्होंने स्वयं को अपनी मृत्यु के नज़दीक पाया, तो उन्हें अपनी बेटी की शादी की चिंता होने लगी। तो उन्होंने अपने पति के एक मित्र हैं प्यारेलाल, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, पर्दे की लाज को त्याग कर अपने पति से कहा कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, प्यारेलाल शर्मा से। और पति ने पत्नी को मृत्यु के नज़दीक समझकर उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत अपने मित्र को लेकर आ गए। तो नानी ने ऐसी हैरत अंगेज बात कही। उन्होंने कहा, वचन दीजिए मुझे, प्यारेलाल शर्मा जी को, कि मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार यानी कि आज्ञाकारियों से हो, उनके साथ जैसा जीवन जीने वालों के साथ हो। आप मेरी बेटी का विवाह आप अपने जैसे किसी क्रांतिकारी लड़के से कीजिए। कौन कह सकता था कि वो आज़ादी से पूरी तरह बेखबर हैं। उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए इतना जुनून भरा होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जिंदगी में भी स्वतंत्र थी, इसीलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जिया और किसी को दखल नहीं दिया, उसमें किसी की साझेदारी नहीं की, क्योंकि ज़िंदगी वही होती है जो अपने ढंग से जी जाए। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी को जीने में आज के हिसाब से बेशक हम ये समझें कि उसमें क्या क्रांति थी, लेकिन दूसरों की तरह जीने में के लिए मजबूर न होने से तो असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी उसमें। कहते हैं, खैर, माँ की शादी एक पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई, जो आज़ादी के आंदोलन में हिस्सेदारी की वजह से ICS की परीक्षा नहीं दे पाया था। पिताजी गांधीवादी थे, आंदोलन में हिस्सा जरूर ले रहे थे, लेकिन परदादा का मिला हुआ पुश्तैनी पैसा उनकी जेब में एक भी नहीं था। माँ, जो इतने रईस ठाठ बाट से ज़िंदगी जी कर आई थी, उन्हें खादी की साड़ी पहननी पड़ी।
खादी की साड़ी उनसे संभती नहीं थी, लेकिन वे रात रात भर जाग कर उसे पहनने का अभ्यास करती थी ताकि सुबह किसी के सामने शर्मिंदगी न उठानी पड़े, क्योंकि वो इतनी नाजुक थी कि वो खद्दर की भारी भरकम साड़ी ऐसे लगता था जैसे उनकी कमर चनका जाएगी। लेखिका की दादी ने कभी उनकी माँ से कोई काम नहीं करवाया, क्योंकि दादी उनकी कहती थी, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छिक्के पर टांग दे, यानी काम करने के लिए कोई उन्हें कह भी नहीं सकता था, वो इतनी नाजुक थी। कहती क्यों नहीं? इसके 2 कारण थे। लेखिका की माँ की बात घर में सभी मानते थे, उसके 2 कारण थे। भले ही वह कर्तव्य निभाने वाली माँ, बहू, पत्नी कुछ भी नहीं थी, लेकिन घर में उसके बिना हर काम में उसकी आज्ञा ली जाती थी, उसकी राय ली जाती थी। इसके 2 कारण थे। एक तो वह रईस बाप की बेटी थी, दूसरा कारण था कि वह बहुत ही सच्चाई पर जीवन व्यतीत करने वाली महिला थी। वह कभी झूठ नहीं बोलती थी, वह दूसरों की गुप्त बातों को किसी के सामने नहीं बताती थी। तो घर वालों का प्यार मिला सच्चाई के कारण, और बाहर वालों से आदर सम्मान मिला इस खासियत के कारण कि वह कभी दूसरों की बात किसी को बताती नहीं थी। तो अब लेखिका ने ये तो बताया अपनी दादी, नानी और माँ की बातें। लेखिका कहती है कि मैंने अपनी दादी को भी कई बार कहते सुना था कि हम हाथी पर हल नहीं जुतवाते, हमारे पास बैल हैं। यानी हाथी मतलब अमीर और बैल मतलब शरीफ, और जो सदा काम करने के लिए ही बने हैं। तो कहते बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, क्योंकि माँ को छोड़कर घर की सभी औरतें, चाहे वो सास थी या उनकी जेठानियाँ थी, बच्चों की परवरिश में मुस्तैद रहती थी। कहते इनके अलावा घर के मर्द भी जैसे पिता अपने बच्चों की परवरिश में हाथ बटाते थे, तो पर ठोस काम न करने का मतलब ये नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कुछ ज़्यादा ही था, कम था। वे भरपूर था और वो अपने तरीके से उसे भरपूर निभाती भी थी। तो कहती हैं माँ हमारी ज़्यादातर समय साहित्य की पुस्तकें पढ़ने, संगीत सुनने और आज़ादी की लड़ाई के बारे में चर्चा करने में समय व्यतीत करती थी। कहते हैं उनकी 2 विशेषताएं थी। एक तो वो कभी झूठ नहीं बोलती थी और वो किसी की गोपनीय बात को दूसरों के सामने नहीं कहती थी। पहले के कारण उन्हें ससुराल वालों का प्यार मिला था और दूसरे के कारण उन्हें बाहर वालों का। कहती हैं कि निजता बनाए रखने की छूट दादी के घर में शुरू से ही थी, यहाँ तक कि कोई भी किसी की चिट्ठी को नहीं पढ़ता था। यहाँ तक कि भी एक बेटी की चिट्ठी आती है किसी दूसरी बहन के नाम, तो माँ भी ये पूछने को नहीं होती कि उसकी बेटी ठीक है या। तो इतनी आज़ादी थी। और छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि सभी रहते थे। कहते हैं लीक से खिसकर अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही नहीं रही, लेखिका की परदादी यानी कि दादी की सास, जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक़ था, लीक से हटकर जीने का शौक़ था। कहते हैं जब लेखिका की माँ, उन्होंने एक व्रत धारण कर रखा था लेखिका की परदादी ने कि उनके पास भगवान की कृपा से कभी अगर 2 से तीसरी धोती हो जाएगी तो वो एक दान में दे देंगे। ऐसा कहते हैं ये तो परंपरा जैन समाज में होती है, क्योंकि वहाँ संग्रह का कोई महत्व नहीं है, संग्रह नहीं किया जाता। कहती इससे बढ़कर हैरान करने वाली बात तो तब हुई लीक से हटने वाली, जब हमारी माँ यानी कि दादी की पुतोहू गर्भवती थी, पहला बच्चा उनका होने वाला था। तो उन्होंने मंदिर में जाके मन्नत मांगी कि मुझे अपनी पुतोहू के पहले बच्चे के रूप में लड़की मिले, भगवान से
मन्नत मांगी। और मन्नत बच्चों अपने अंदर ही भगवान और उसके बीच में गोपनीय होती है, लेकिन परदादी ने सरेआम कर दिया अपनी मनोती को। तो कहती हैं लेखिका कि हमारी दादी को तो उसी दिन ही जच गया था कि बहू की गोद में खेलेगी तो पोती ही, यानी अपने बेटे की बहू को पोती ही होगी, बेटी होगी, क्योंकि भगवान से उनके सीधे तार जुड़े होने की बात पूरा गांव जानता था। पर ये वो रहा कि लड़की की गैर वाजिब, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उनकी कई पीढ़ियों से बेटी नहीं थी, बेटी थी। लेखिका की खुद बुआ भी हैं, उनके पिता मतलब पिता की भी बहनें और बुआ हैं। तो कहते हैं भगवान ने अफरा तफरी में ऐसा वरदान दिया कि एक के बाद एक 5 बेटियां घर में उतार दी। और भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। चोर का किस्सा भी हमने सुना था और उस चोर को देखा भी था। और ये चोर की कहानी है कि बच्चों, इसको मैं संक्षेप में आपको सुनाऊंगी कि घर में उनके शादी का प्रोग्राम था, बारात जा चुकी थी और घर में रत जगा किया जाता है, महिलाएं इकट्ठी होकर गाना बजाना करती हैं। तो दादी शोर से बचने के लिए घर के उस कमरे में सोई हुई थी जो उनका नहीं था। तो पीछे की दीवार तोड़कर चोर चोरी करने के लिए अंदर घुस गया और दादी को आहट मिली। दादी ने कहा, अपना लोटा टटोल कर कहा कि मुझे प्यास लगी है बेटा, पानी पिलाओ। चोर हैरान है। चोर ने देखा, उन दादी ने कहा कि लोटा कुएं पर से पानी का भर के लाओ, छान करके लाना, कपड़ा कस के बांध दे रखी हो। अब कपड़ा चोर हैरान है कि इसको कैसे पता चला मैंने कपड़ा बांध रखा है। और वो था तो लोटे की बात की, लोटे पे कपड़ा, और चोर ने मुंह पे कपड़ा बांध रखा था। चोर घबरा गया कि अंधेरे में भी बुढ़िया को कैसे पता चल गया। उसने कहा, मैं तो चोर हूँ, पानी कैसे पिलाऊं। होगा चोर सही, कोई बात नहीं, तभी तुम पहले मुझे पानी पिलाओ, मुझे बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट के धर्म संकट में चोर सच बोलते हुए कहा। माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी पिला, पर देख मेरा धर्म मत बिगाड़ियो, लोटे के मुंह पे कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजियो और पानी कपड़े से छान कर भर के लाइयो। आप चोर के हाथ का पानी पी लेंगी? कहा, ना, हाथ रगड़ कर धो लीजिए। भाई चोर नहीं है, रगड़ के हाथ धो लिए। चोर गया और पानी भरने, वहाँ उससे चौकीदार ने देख लिया था पहले ही। तो जो ही चोर पानी भर के लाया, माँ जी ने पानी पिया और फिर चोर को भी पिलाया। तो चौकीदार ने उसे देख ही लिया था, पकड़ लिया। तो दादी ने कहा कि बताओ, अब तूने और मैंने एक ही लोटे में पानी पिया है, हम माँ बेटा हो गए, बता अब तूने क्या करना, चोरी करनी है या फिर खेती करनी है। तो चोर ने कहा, चोरी छोड़ के मैंने खेती करनी है। तो ये परदादी उनसे भी बढ़कर थी। दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी हो गई थी। कहते जब मैंने सुना कि नानी ऐसे और परदादी की बात से तो और भी। कहते 15 अगस्त को जब देश को आज़ादी मिली तो उस समय लेखिका 9 वर्ष की थी और दुर्योग से बीमार थी। उन्हें टाइफाइड हो गया था। डॉक्टर ने उन्हें समारोह में जाने से मना कर दिया था। काफ़ी रोने धोने के बावजूद भी वे नहीं जा पाई थी। नाना जी के दोस्त थे डॉक्टर, उन्होंने मना किया था कि नहीं जाना। तो लेखिक सारा परिवार तो आज़ादी के जश्न का जो समारोह हो रहा था उसमें गया, पिताजी नहीं गए और वे वहाँ नहीं गए, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती चिल्लाती रही, कलपती रही कि मुझे भी जाना है। तो जैसे कोई अपनी इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोता है। मेरी उम्र उस समय 9 वर्ष की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बैल जाती, इतनी भी बड़ी नहीं कि डॉक्टर की बात समझती। तंग आकर पिताजी ने मुझे
ब्रदर्स कारामजोब उपन्यास पकड़ा दिया। कहते हैं ये पढ़ो। किताबें पढ़ने का मुझे शौक़ था, फिराक था, पहले ही बीमारी थी, यानी ज़्यादा किताबें पढ़ती थी। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के सभी सदस्य समारोह में चले गए हैं, तो मैं अपनी किताब को पढ़ने लगी और मैंने सोचा कि उस उम्र में मुझे ये किताब देने का, ये उपन्यास देने का क्या मतलब है। तब तक समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक भी नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गुड़मुड़ हो गए। कितना पहली बार में याद हुआ, कितना दूसरी बार में, मुश्किल है कहना, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार, अत्याचार से जुड़ा था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था, याद हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन में एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक, नहीं, 3 किलो की छोरी जैसी कहानियों में, और कठगुलाब उपन्यास के कई अंश में वह हमेशा मेरे साथ रहा। माँ जी की मन्नत का असर ये हुआ कि मैं ही नहीं, मेरी बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई कि एक के बाद एक 5 घर में लड़कियां हुई और किसी ने, क्योंकि लड़का लड़की में बौद्ध समाज में भेदभाव है, पर हमारे साथ नहीं हुआ। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी थी वह मैं नहीं हूँ, मेरी बड़ी बहन सुशील मंजुल भक्त थी। घर का नाम था रानी, बार का नाम मंजुल। लेखिका अवतार हुआ शादी के बाद, मंजुल भक्त, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदल कर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना अड़े नहीं आई, इसीलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम था उमा, बार का नाम था मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी जी ने का हवाला देकर हमसे पूछा जाता था कि आप लोग इतनी पंगुपंथी घुरगंचू क्यों हैं, यानी कि उन्होंने तो नाम नहीं बदला, आप लोगों ने क्यों बदला। तो नाम क्यों बदला, हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं था। हो तो अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग ये भी पूछते थे कि 5 बेटियां हैं, उनके नाम से पेट नहीं भरा जो हर बेटी के नाम 2-2 रख दिए। गोरी तीसरे नंबर की, बाहर का नाम चित्रा, वह नहीं लिखती, बीच वाली बहन उनकी नहीं लिखती। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद जब चौथी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उसका एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई भी हुआ, राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची।
अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी हैं और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी में लेखन करता है, वह हिंदी के हवाले है। हम 4 लिखते हैं और सारा परिवार, तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, फिर उसके फ़ायदे भी हुए। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना सुनने को नहीं मिलेगी। खैर, मैं अपनी नहीं, उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परंपरावादी मन्नत के नतीजन धरती पर आई और लेखिका नहीं बनी, यानी लेखिका नहीं है, लेखन नहीं करती हैं। लेखन नहीं करती हैं। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर हैं। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम तो यह है कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन को लेने बस अड्डे पर जाती हैं तो वे पैदल आती हैं। वो कहती है कि ये तो सामंती रूप दिखाना होता है, अमीरी दिखाने के लिए हम लोग गाड़ी में बैठते हैं, क्या इतनी सी दूर पे पैदल नहीं आ सकते। यही नहीं, एक बार कहते हैं कि बरसात हुई, पूरी रात में 18 घंटे लगातार बरसात होती रही, सारा शहर तालाब में बदल गया, लबालब पानी भर गया। सभी ने कहा कि स्कूल बंद हैं, पर वो मानी नहीं, कहती तुम्हें यहाँ बैठे कैसे पता चला। वो स्कूल गई, जाकर देखा, चपरासी ने बताया कि स्कूल तो आज बंद है। लेकिन जब तक उसने जाकर नहीं देखा, उसे क्या पता। दूसरी ओर जो बहन है वो ऐसी जिद्दी है, यानी कि रेणु, किसी ने उससे कहा कि वो जनरल मथैया का फ़ोटो मंगवा सकती है, तो उसने जनरल मथैया को पत्र लिखकर उनसे अपना फ़ोटो मंगवा लिया था। कहते हैं एक मोटरसाइकिल सवार घर आया और उन्हें वो पत्र देकर, यानी कि फ़ोटो देकर चला गया। जैसे तैसे उसे इम्तिहान देने से परहेज है, जैसे तैसे करके उसने बीए कर लिया। बीए में आई तो इम्तिहान देने पर अड़ गई। पहले मुझे बताओ कि इम्तिहान देने से क्या हो जाएगा, क्यों ज़रूरी है इम्तिहान। सब ने अपने अपने तर्क दिए। पिताजी ने कहा नौकरी पाओगी, शादी होगी, लोग इज्जत करेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं था, न रेणु के लिए और न खुद उनके लिए, पिताजी के लिए। आखिर उन्होंने यही कहा कि उसी कुतर्क का सहारा लिया युगों से, जिसका माँ बाप लेते आए, कि मैं चाहता हूँ तुम बीए का इम्तिहान दो, बीए करो। तो मैं चाहता हूँ तुम बीए करो। और उसने पिताजी के कहने पर बीए की, पास मार्क होने लायक नंबर लिए। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं कि वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रखती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करे तो वो यही कहती है कि मैं रोज़ नहाती हूँ। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती है,
पर खुद पढ़ने की बजाय दूसरों दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती है। इसलिए इम्तिहान में उसके कम अंक आते हैं और उसके शागिर्दों के यानी शिष्यों के उससे ज़्यादा नंबर आते हैं। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि वह उस लड़के से शादी करेगी। तो उसी से मुश्किल ये थी कि हमारे माँ बाप भी नहीं, खुद लड़का भी नहीं जानता था कि ये निर्णय वाकई यानी कि उसके निर्णय